हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। ये इस चैप्टर की चौथी वीडियो है। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। AIPMT 2010 में पूछा गया। इसमें ट्रांसफार्मर के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। ट्रांसफार्मर के लिए वोल्टेज दी गई है, हमें आउटपुट और इनपुट करंट दिया गया है, आउटपुट एफिशिएंसी दी गई है, इनपुट करंट पूछ रहे हैं हमसे। आइए देखते हैं कैसे होगा। तो V1 यानी कि इनपुट वोल्टेज हमें दी गई है 220 वोल्ट। I1 यानी कि इनपुट करंट हमें निकालना है। V2 दिया गया है 440 वोल्ट और I2 दिया गया है 2 एम्पियर। एफिशिएंसी 80% दी गई है यानी कि 0.8। अब एफिशिएंसी हम जानते हैं होती है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, यानी कि आउटपुट पावर इज इक्वल टू ईटा टाइम्स ऑफ इनपुट पावर, ऐसा हम लिख सकते हैं। या V आउटपुट इंटू I आउटपुट इज इक्वल टू ईटा टाइम्स ऑफ V इनपुट I इनपुट, या V2 I2 इज इक्वल टू ईटा टाइम्स ऑफ V1 I1। I1 हमें चाहिए, बाकी सारी वैल्यूज हमें दी गई हैं। V2 की वैल्यू दी गई है 440, I2 की वैल्यू दी गई है 2, ईटा 0.8, एफिशिएंसी 80% है इसकी, ईटा की वैल्यू 0.8, V1 की वैल्यू 220 और I1 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो सॉल्व कर लेते हैं। ये कैंसिल आउट हो गया, 220 से 440 कट के 2 बचा, इधर 4, इधर 0.8 I1। तो I1 की वैल्यू हमारी हो जाती है 4 अपॉन 0.8 यानी कि 5 एम्पियर। तो 5 एम्पियर इज द राइट आंसर। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। ये क्वेश्चन LCR सर्किट से पूछा गया AIPMT 2010 में। इसमें एक LCR सर्किट दिया गया और कह रहे हैं कि L और C की वोल्टेज बराबर है, दोनों की वैल्यू 300 वोल्ट है। तो ये जो V3 है इसकी रीडिंग कितनी होगी, यानी कि रेजिस्टर में कितनी वोल्टेज होगी, ये हमें बताना है। वोल्टेज और करंट भी बताना है साथ में। तो देखते हैं LCR सर्किट में जो वोल्टेज होती है, रिजल्टेंट वोल्टेज के लिए फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर अंडर रूट। ये दोनों इक्वल है, VL और VC आपस में इक्वल है, तो ये टर्म कैंसिल आउट हो गया, हो गई 0 और रिजल्टेंट वोल्टेज हो गई रेजिस्टर की वोल्टेज के इक्वल यानी कि 220 वोल्ट। और LCR सर्किट में इंपीडेंस जो होता है करंट को ओपोज करती प्रॉपर्टी, उसको बोलते हैं इंपीडेंस, और इंपीडेंस का फॉर्मूला होता है XL माइनस XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे VL और VC आपस में इक्वल है तो ऑब्वियस है XL और XC भी आपस में इक्वल होंगे, ये टर्म भी 0 हो जाएगी और Z की वैल्यू R। थियोरेटिकली बोले तो कह सकते हैं कि रेजोनेंस कंडीशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि रेजोनेंस कंडीशन में ही इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों की वोल्टेज इक्वल होती है, दोनों ऑपोजिट फेज में होती है तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती है, इसलिए नेट वोल्टेज रेजिस्टर की वोल्टेज के इक्वल हो जाती है और नेट इंपीडेंस रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाता है। यहाँ रेजिस्टेंस हमें दिया गया है 100 ओम। हम करंट निकाल सकते हैं। करंट हो गया हमारा I इज इक्वल टू V बाय Z या V बाय R, यानी कि 220 बाय 100 यानी कि 2.2 एम्पियर। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कंडक्टिंग सर्कुलर लूप दिया गया है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद ये श्रिंक हो रहा है और इसका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस है वो भी हमें दे दिया गया। हमसे कह रहे हैं कितना EMF इंड्यूस होगा। जब ये श्रिंक होगा लूप तो इसका एरिया कम होने लगेगा, एरिया कम होने की वजह से फ्लक्स इसका चेंज हो जाएगा, फ्लक्स चेंज होने की वजह से EMF इंड्यूस हो जाएगा। इंड्यूस्ड EMF का फॉर्मूला जो होता है वो होता है माइनस d∅dt। अच्छा, फाई इज फ्लक्स जिसको मैं BA लिख सकता हूँ, और सर्कुलर लूप के लिए एरिया पाई आर स्क्वायर, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। ये हो गया माइनस d/dt ऑफ B टाइम्स ऑफ पाई आर स्क्वायर। B और पाई कांस्टेंट है इसलिए बाहर ले सकते हैं, B पाई इंटू d/dt ऑफ R स्क्वायर, या माइनस पाई B इंटू R स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे, ये हो जाएगा 2R इंटू dr/dt। ये सारी वैल्यूज हमें क्वेश्चन में दी गई हैं।
माइनस पाई, बी की वैल्यू 0.025 टेस्ला, रेडियस हमें दिया गया 2 सेंटीमीटर यानी कि 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2, डी आर बाई डी टी की वैल्यू 1 मिलीमीटर पर सेकंड यानी कि 1 इंटू 10 की पावर माइनस 3। सॉल्व कर लेते हैं, 2 और 2 4, ये हो गया हमारा 25 4 100, या ऐसे लिख दें माइनस पाई इंटू 25 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू 4 इंटू 10 की पावर माइनस 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3, तो 25 4 100, तो हो गया हमारा माइनस 100 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 3 और माइनस 2 यानी कि माइनस 8, ये हो गया माइनस पाई इंटू 10 की पावर माइनस 6 वोल्ट, या माइनस पाई माइक्रोवोल्ट। अब माइनस साइन जो है वो अपोजिट नेचर या अपोजिंग नेचर दिखा रहा है, लेंस लॉ की वजह से नेगेटिव नेचर आया। मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो होगा पाई माइक्रोवोल्ट, और पाई माइक्रोवोल्ट ऑप्शन में चेक करें तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। AIPMT मेंस 2011 का क्वेश्चन। इसमें एक कॉइल दी गई है जिसका रेजिस्टेंस है 30 ओम, इंडक्टिव रिएक्टेंस है 20 ओम, लेकिन 20 ओम के साथ लिखा है 50 हर्ट्ज, यानी कि 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे इंडक्टिव रिएक्टेंस 20 ओम है, और हम जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं वो अप्लाई कर रहे हैं 100 हर्ट्ज पे, तो 100 हर्ट्ज पे हमने फ्रीक्वेंसी डबल कर दी। और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर चले तो इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होता है एक्सएल वो होता है ओमेगा एल या 2 पाई न्यू एल। जब हम फ्रीक्वेंसी डबल कर देंगे तो रिएक्टेंस भी डबल हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल रिएक्टेंस, यानी कि 2 इंटू 20 यानी कि 40 ओम। तो रिएक्टेंस हो गया हमारा 40 ओम, रेजिस्टेंस हमारा है 30 ओम, इम्पीडेंस हम निकाल सकते हैं एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट, यानी कि 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर अंडर रूट, और यह आ जाएगा हमारा 50 ओम। करंट हमसे पूछा है, करंट हो जाएगा V बाय Z यानी कि 200 बाय 50 यानी कि 4 एम्पियर, तो 4 एम्पियर इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। AIPMT मेंस 2011 का क्वेश्चन। उस टाइम पे AIPMT के 2 एग्जाम होते थे, प्री और मेंस, तो ये मेंस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें हमसे RMS वैल्यू पूछी है पोटेंशियल डिफरेंस की, ग्राफ हमें दिया गया है। तो RMS वैल्यू निकालने के लिए पहले समझते हैं RMS वैल्यू मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। बच्चों लिखते रूट मीन स्क्वायर है, लेकिन कैलकुलेट करते हैं तो पहले स्क्वायर निकालते हैं, फिर मीन, फिर रूट। पहले स्टेप में स्क्वायर, दूसरे स्टेप में मीन और तीसरे स्टेप में रूट। तो इसमें ग्राफ दिया हुआ है और पहले स्क्वायर कर ले, तो हम वी एवरेज निकालें, वी स्क्वायर एवरेज। तो वी स्क्वायर एवरेज मतलब वी नॉट वी स्क्वायर dt के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे इसको 0 से t, और नीचे टाइम का इंटीग्रेशन 0 से t, ये फॉर्मूला होता है एवरेज वैल्यू निकालने का। तो अब यहाँ पे हमें ग्राफ में दिखाई दे रहा है कि वैल्यू अलग अलग टाइम इंटरवल पे अलग अलग है। जैसे 0 से t बाय 2 तक तो वैल्यू v नॉट है, और t बाय 2 से t तक वैल्यू 0 है। तो 2 पार्ट्स में इसको करेंगे, v नॉट का स्क्वायर इंटीग्रेशन dt के रेस्पेक्ट में लिमिट 0 से t बाय 2, और फिर 0 का इंटीग्रेशन dt के रेस्पेक्ट में लिमिट t बाय 2 से t, अपॉन में dt का इंटीग्रेशन हो गया t लिमिट 0 से t। सॉल्व करते हैं इसको, मैंने पहले सॉल्व किया था, मैंने रब नहीं किया, दोबारा सॉल्व कर देता हूँ। एक दूसरी क्लास में समझा रहा था मैं स्टूडेंट्स को, यहाँ देख लीजिए, एक बार रब कर देता हूँ, फिर इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। चलिए, तो वी नॉट स्क्वायर तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, dt का इंटीग्रेशन हो गया t, अभी लिख लेता हूँ t बाय 2, और ये तो 0 हो गया, अपॉन t माइनस 0, ये हो गया भाई वी नॉट स्क्वायर dt का इंटीग्रेशन t, लिमिट रखेंगे 0 से t बाय 2, अपॉन में t, तो ये हो गया वी नॉट स्क्वायर t बाय 2 माइनस 0 अपॉन में t, यानी कि वी स्क्वायर एवरेज वैल्यू आ गई वी नॉट स्क्वायर बाय 2
अभी हमने स्क्वायर कर लिया, मीन कर लिया, तीसरा स्टेप हमारा रह गया इसका अंडर रूट लेना। रूट ले लेते हैं, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, वी स्क्वायर एवरेज का अंडर रूट हमारा हो जाता है वी नॉट बाय रूट 2। इसी को हम बोलते हैं आरएमएस वैल्यू। तो आरएमएस वैल्यू हमारी आ गई वी नॉट बाय रूट 2। वी नॉट बाय रूट 2 इज द राइट आंसर। ऑप्शन मैच करें तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कुछ बच्चे कहेंगे सर 12th क्लास में तो हमने डायरेक्टली याद कर रखा था कि आरएमएस वैल्यू जो है वो ई बाय रूट 2 या वी बाय रूट 2 होती है, तो डायरेक्ट क्यों नहीं कर सकते इस क्वेश्चन को? तो भैया वहां जो आपने पढ़ा था साइनोसॉइडल कर्व पढ़ा था, इस तरह का ग्राफ होता था ये पक्का। इत्तेफाक से वहां भी वी नॉट बाय रूट 2 आ रहा था, लेकिन यहाँ ग्राफ डिफरेंट था, तो यहाँ निकाल के देखना पड़ेगा। इसके अलावा और भी ग्राफ बन सकते हैं, जरूरी नहीं है हर बार आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट होने के बाद वी नॉट बाय रूट 2 या ई नॉट बाय रूट 2 ही आएगी, तो ये हर बार हमें निकाल के देखनी होती है, इसलिए मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। हमें करंट और टाइम की लिए ग्राफ दिया गया है और हमसे इंड्यूस्ड ईएमएफ का ग्राफ पूछ रहा है कौन सा होगा। तो देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है सेल्फ इंडक्टेंस में या सेल्फ इंडक्शन में माइनस एल डी आई बाय डी टी होता है। डी आई बाय डी टी मतलब स्लोप ऑफ आई वर्सेस टी ग्राफ। करंट और टाइम के ग्राफ में जो स्लोप होता है उसको हम बोलते हैं डी आई बाय डी टी। तो स्लोप के साथ नेगेटिव साइन लगा हुआ है, मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो स्लोप पे डिपेंड करेगा और उसके ऑपोजिट नेचर का होगा। तो ग्राफ या आईटी ग्राफ जो हमें दिखाई दे रहा है उसमें फर्स्ट 1/4 पार्ट के लिए स्लोप जो है वो पॉजिटिव है और साथ में कांस्टेंट है। t/4 से t/2 तक स्लोप 0 है और t/2 से 3t/4 तक स्लोप जो है नेगेटिव है और कांस्टेंट है। तो इन्हीं बातों को ध्यान दें। तो पहले जब स्लोप पॉजिटिव और कांस्टेंट है, इसका मतलब ईएमएफ कांस्टेंट रहेगा और नेगेटिव रहेगा। स्लोप का उल्टा होता है ना, स्लोप पॉजिटिव है तो ईएमएफ नेगेटिव, और क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है तो ईएमएफ कांस्टेंट। ऐसी एक ही ऑप्शन दिखाई दे रही है पहली ऑप्शन, इसमें ईएमएफ कांस्टेंट भी है और नेगेटिव भी है। बाकी सब में तो बढ़ रहा है, बी में ईएमएफ बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो ये नहीं हो सकता। सी में ईएमएफ कम हो रहा है तो ये नहीं हो सकता। इसमें कांस्टेंट तो है लेकिन पॉजिटिव है, हमें चाहिए नेगेटिव, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एआईपीएमटी 2011 का क्वेश्चन। इसमें हमें अल्टरनेटिंग वोल्टेज के लिए इक्वेशन दे दी गई। एक कैपेसिटर लगा हुआ है एसी सोर्स के साथ जिसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू 1 माइक्रोफैरड है। हमें आरएमएस करंट की वैल्यू बतानी है। तो आरएमएस करंट जो हमारा होता है वो होता है वी आरएमएस अपॉन एक्ससी। वी आरएमएस हम लिख सकते हैं वी नॉट बाय रूट 2। साइनोसाइडल वेव इक्वेशन है, इसलिए थोड़ी देर पहले मैं बता भी रहा था। साइनोसाइडल वेव इक्वेशन में आपने 12th क्लास में याद कर लिया था कि आरएमएस वैल्यू वी नॉट बाय रूट 2 या ई नॉट बाय रूट 2 होती है, इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया है वी नॉट बाय रूट 2। एक्ससी का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन ओमेगा सी। तो आई आरएमएस की वैल्यू हो गई वी नॉट बाय रूट 2 इंटू ओमेगा सी। अब वी नॉट इक्वेशन से पता चल रहा है कि वी नॉट की वैल्यू 200 रूट 2 है और ओमेगा की वैल्यू 100 है। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे और कैलकुलेशन करेंगे। वी नॉट यानी कि 200 रूट 2 अपॉन रूट 2, ओमेगा की वैल्यू 100, कैपेसिटेंस हमारा 1 इंटू 10 की पावर -6। रूट 2 से रूट 2 कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया हमारा 20 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर या फिर 20 मिली एम्पियर। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एआईपीएमटी 2011 का क्वेश्चन। एक एसी वोल्टेज दी गई है हमें जो कि अप्लाई की गई है किसी रेजिस्टर के अक्रॉस, रेजिस्टर और इंडक्टर, यानी कि आरएल सर्किट की बात कर रहे हैं। आप आरएल सर्किट भी बोल सकते हैं उसको, या फिर आप इसको एलआर सर्किट भी बोल सकते हैं। अच्छा, इसमें जो आर और एक्सएल यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस की वैल्यू दोनों की 3 ओम दी गई है, लिखा हुआ है बोथ इक्वल टू 3 ओम। तो फेज डिफरेंस पूछा है। आरएल सर्किट में बेटा फेज डिफरेंस जो होता है वो होता है tan phi इज इक्वल टू XL बाय R। इसकी वैल्यू भी 3, इसकी वैल्यू भी 3, तो tan phi की वैल्यू आ गई 1 और ये वैल्यू होती है 45 डिग्री की। 45 डिग्री मतलब π/4, तो π/4 इज द राइट आंसर। ऑप्शन देखें तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चन भी हो गया बच्चों। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।
इस क्वेश्चन में हमें एक ग्राफ दिया गया है करंट और टाइम के बीच में। AIPMT मेंस 2012 का क्वेश्चन है, तो I वर्सेस T ग्राफ हमें दिया गया है। हमें चेंज इन फ्लक्स पूछा है, साथ में रेजिस्टेंस भी प्रोवाइडेड है। रेजिस्टेंस की वैल्यू है 10 ओम और हमसे पूछ रहे हैं चेंज इन फ्लक्स। तो चेंज इन फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बेटा, ये देखो, चेंज इन फ्लक्स का या कह सकते हैं चार्ज का फॉर्मूला, डेल्टा फाई ओवर आर। तो डेल्टा फाई हमारा हो गया Q इंटू आर। क्यू आ जाएगा I वर्सेस T ग्राफ के एरिया से, IDT से। IDT मतलब एरिया ऑफ I वर्सेस T ग्राफ। ये जो ग्राफ दिया है इसका एरिया निकाल लें तो हमें चार्ज मिल जाएगा, और चार्ज की मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस से करेंगे तो चेंज इन फ्लक्स मिल जाएगा। अब एरिया देखें, क्योंकि ट्राइंगल है तो ट्राइंगल के लिए एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि हाफ इंटू 4 इंटू 0.1 यानी कि 0.2। तो ये तो आ गया चार्ज, तो 0.2 इंटू 10 यानी कि 2 वेबर का फ्लक्स चेंज हुआ। अच्छा, तो 2 वेबर यानी कि 2, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। अगर समझ में आ रहा है, मेरे पढ़ाने से कोई बेनिफिट होता है आप लोगों को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। AIPMT मेंस 2012 का क्वेश्चन। दो इक्वेशन दी गई हैं करंट और वोल्टेज दोनों के लिए। हमसे पूछ रहे हैं कि एवरेज पावर लॉस कितना होगा, एवरेज पावर कंज्यूम कितनी होगी। तो पावर के लिए फॉर्मूला होता है बेटा ERMS इंटू IRMS इंटू cos पाई, वेयर पाई इज द फेज डिफरेंस। ERMS को हम लिख सकते हैं E नॉट बाय रूट 2 और IRMS को हम लिख सकते हैं I नॉट बाय रूट 2। और फेज डिफरेंस हमें इक्वेशन से दिखाई दे रहा है पाई बाय 3 है, यानी कि cos पाई बाय 3 मतलब cos 60 डिग्री। E नॉट मतलब ये 1 बाय रूट 2 अपॉन रूट 2, I नॉट यानी कि 1 बाय रूट 2 इक्वेशन में दिखाई दे रहा है, अपॉन रूट 2 इंटू cos 60 डिग्री। तो ये हो गया 1 बाय 2 इंटू 1 बाय 2 इंटू 1 बाय 2। cos 60 की वैल्यू 1 बाय 2 होती है, तो ये हो गया 1 बाय 8 वॉट। तो जो पावर कंज्यूम होगी वो होगी 1 बाय 8 वॉट। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन भी हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वही क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कराया, AIPMT 2012 का क्वेश्चन है। बच्चों ध्यान दीजिए, क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, लेकिन क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है वो बहुत रिपीट होता है। तो अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट सीख लेंगे तो आप काफी सारे क्वेश्चंस कवर कर पाएंगे। तो इसमें भी यहाँ IT ग्राफ दिया हुआ है, EMF का ग्राफ हमसे पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो स्लोप है इस ग्राफ का वो पॉजिटिव है और साथ में कांस्टेंट है। बचे हुए आधे पार्ट में ये स्लोप नेगेटिव है और कांस्टेंट है। तो जब स्लोप पॉजिटिव है तो EMF होना चाहिए नेगेटिव, और जब स्लोप नेगेटिव तो EMF होना चाहिए पॉजिटिव। लेकिन ऐसी कोई ऑप्शन है नहीं, तो इसमें चारों ही आंसर गलत हैं, है ना। तो प्रॉपर जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा ये, वोल्टेज का ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। जब करंट वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव है तो वोल्टेज नेगेटिव और कांस्टेंट, जब ये स्लोप नेगेटिव है तो वोल्टेज पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। लेकिन ये ऑप्शन में है ही नहीं, तो फॉर द टाइमिंग कोई एक ऑप्शन टिक करना है। तो चारों में ज्यादा सही कौन सा है, तो चारों में ज्यादा सही देखें तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक इलेक्ट्रिकल सर्किट दिया गया है RLC, तीनों ही कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, LCR सर्किट की बात कर रहे हैं, ठीक है। कह रहे हैं जब L को रिमूव किया गया सर्किट से तो फेज डिफरेंस आता है। अच्छा, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, पाई बाय 3 है। और जब कैपेसिटर को रिमूव किया जाता है तो फिर से पाई बाय 3 का फेज डिफरेंस आता है। पावर फैक्टर कितना होगा। बच्चों ये क्वेश्चन पहले भी 2 बार रिपीट हो चुका है नीट में, और इस बार नीट 2020 में फिर से ये क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखो जरा कि कैपेसिटर निकालने पे 60 डिग्री का फेज डिफरेंस, इंडक्टर निकालने पे भी 60 डिग्री का फेज डिफरेंस, मतलब दोनों 60 डिग्री का फेज डिफरेंस दे रहे हैं, मतलब दोनों की ताकत बराबर है, यानी कि दोनों का रिएक्टेंस बराबर है, दोनों की वोल्टेज बराबर है, यानी कि दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। और ये सिचुएशन रेजोनेंस को रिप्रेजेंट कर रही है। जब भी कभी LCR सर्किट में XL XC के इक्वल हो जाता है या VL VC के इक्वल हो जाता है तो वो रेजोनेंस कंडीशन होती है। इनडायरेक्टली ऐसा ही कहने की कोशिश की गई है।
इंडक्टर हटाया तो 60 डिग्री का फेज डिफरेंस, कैपेसिटर हटाया तो 60 डिग्री का फेज डिफरेंस, मतलब दोनों बराबर फेज डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं, तभी तो दोनों कुल मिलाकर के कह सकते हैं दोनों का एक्सल और एक्सी बराबर है, दोनों की कैपेसिटी बराबर है, यानी कि ये रेजोनेंस कंडीशन है। और रेजोनेंस कंडीशन में इंपीडेंस जो है वो आर के इक्वल हो जाता है। अच्छा, पावर फैक्टर की बात करें तो पावर फैक्टर जो होता है, इसको cos पाई भी कहते हैं, वो होता है r बाय जेड। यहाँ z की वैल्यू r के इक्वल है तो r बाय r यानी कि 1, पावर फैक्टर आ गया यहाँ 1। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। AIPMT 2012 का क्वेश्चन, फ्लक्स के लिए इक्वेशन दे दी गई, रेजिस्टेंस की वैल्यू प्रोवाइडेड है और हमसे करंट पूछ रहे हैं। करंट के लिए ईएमएफ पता करना होगा और ईएमएफ हम जानते हैं माइनस डी फाई बाय डी टी, डी फाई बाय डी टी, यानी कि माइनस डी बाय डी टी ऑफ 50 टी स्क्वायर प्लस 4। डिफरेंशिएट कर दें इसको तो ये आ जाएगा हमारा 100 टी प्लस 0। अच्छा, टी की वैल्यू दी गई है 2 सेकंड, तो इंड्यूस ईएमएफ आ गया 100 इंटू 2 यानी कि माइनस 200 वोल्ट। ये माइनस जो है ओपोजिंग नेचर बता रहा है और कुछ नहीं, हमें करंट चाहिए। मैग्नीट्यूड की बात करें तो हम ले सकते हैं ये 200 वोल्ट और करंट होता है ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, यानी कि 200 अपॉन 400, यानी कि ये हो गया हमारा 0.5 एम्पियर। 0.5 एम्पियर इज द राइट आंसर, पहला ऑप्शन सही है। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीट 2013 का क्वेश्चन, करंट की वैल्यू 2.5 एम्पियर दी गई है ना, और सेल्फ इंडक्टेंस 500 दिया गया है, मैग्नेटिक फ्लक्स पूछ रहे हैं। तो phi इज इक्वल टू एल आई, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, एल की वैल्यू 5, आई की वैल्यू 2.5 मल्टीप्लाई करके आ गया है 12.5, 12.5 वेबर। तो सी, ये बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन भी हो गया। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। फिर से ट्रांसफार्मर के ऊपर क्वेश्चन, नीट 2013 में पूछा गया। क्या कह रहा है, द प्राइमरी ऑफ ए ट्रांसफार्मर व्हेन कनेक्टेड टू ए डीसी बैटरी। यहीं पे क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट लाई कर रहा है बच्चों, डीसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ट्रांसफार्मर जो हमारी डिवाइस होती है वो म्यूचुअल इंडक्शन पे वर्क करती है, वेरिएबल वोल्टेज के लिए काम करती है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज के लिए काम करती है, कांस्टेंट वोल्टेज के लिए काम नहीं करती। जबकि डीसी बैटरी कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करेगी, कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई करेगी, तो ट्रांसफार्मर काम ही नहीं करेगा, और जब काम नहीं करेगा तो कोई आउटपुट हमें मिलने वाली है नहीं, है ना। तो सेकेंडरी कॉइल पे हमें कोई वोल्टेज नहीं मिलेगी, कोई करंट नहीं मिलेगा। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, 0 वोल्ट एंड देयरफॉर नो करंट, है ना। आज की वीडियो में बच्चों यहीं तक डिस्कस करेंगे, बच्चे भी कुछ क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।